लास्ट वीडियो में हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म यानी कि एक पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन किस प्रकार होता है या एक पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन करने से रिलेटेड क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। अभी हम आपको बता रहे हैं कि एक पार्टनरशिप फॉर्म का जो डिसोल्यूशन होता है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस बेसिकली दो फॉर्म में होता है। एक तो आपको सिंपली जर्नल एंट्री करने के लिए बोला जा सकता है कि भाई डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड जर्नल एंट्री को पास कीजिए, और दूसरा जो क्वेश्चंस होता है जिसमें कि आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के केस में लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए बोला जाएगा कि यू हैव टू प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट या फिर प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। तो ये दो टाइप का क्वेश्चन है, एक जिसमें कि डिसोल्यूशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री पास करना है और दूसरा जिसमें कि लेजर अकाउंट बनाना है। तो जो जर्नल एंट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो सारा क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, बिकॉज अभी तक जो कुछ भी आपको बताया है हम वो सारा जर्नल एंट्री ही था। एसेट को क्लोज करने से लेके और लास्ट तक जितना भी जर्नल एंट्री आपको बताया है ऑलमोस्ट वही एंट्रीज आपको करना होता है जर्नल एंट्री में। लेकिन अगर हम बात करें एक फुल फ्लेज क्वेश्चन का जिसमें कि एक पार्टनरशिप फर्म का जो डिसोल्यूशन होता है उसमें जो लेजर अकाउंट्स बनता है उस टाइप के क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या अकाउंट प्रिपेयर होता है और उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है इसको हम लोग अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एक पार्टनरशिप फर्म का जो डिसोल्यूशन होता है उससे रिलेटेड जो एक फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को अगर हम लोग करें तो उस क्वेश्चन को करने से रिलेटेड आपको कंसेप्ट बता दें कि उसमें बेसिकली कौन कौन सा अकाउंट बनता है। आपको बता दें कि एक बनता है आपका रियलाइजेशन अकाउंट, एक आपका रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो बनता है, दूसरा है आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर आपको बता दें अगर बैलेंस शीट में पार्टनर्स का लोन दिया हुआ, दैट मींस अगर पार्टनरशिप फर्म के किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, सपोज अगर एबीसीएल कंपनी है और उसमें ए ने फर्म को लोन दे रखा है या बी ने फर्म को लोन दे रखा है या सी ने फर्म को लोन दे रखा है, दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर्स लोन है तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी बनेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर पार्टनर्स का लोन होगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाएंगे। अगर पार्टनर्स का लोन क्वेश्चन में नहीं है दैट मींस उस केस में आपको पार्टनर्स का लोन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ये तो बनेगा ही बनेगा। थर्ड जो आप देख सकते हैं पार्टनर्स का लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन का अगर हम बात करें पार्टनर्स लोन अकाउंट इफ एनी कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर पार्टनर का लोन है तो पार्टनर का लोन अकाउंट बनेगा, अगर पार्टनर का लोन नहीं है तो पार्टनर का लोन अकाउंट नहीं बनेगा। वो क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। और एट लास्ट बनता है इसमें कैश या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। हम आपको बता रहे हैं कैश या बैंक अकाउंट। ये आप देख सकते हैं कि ये थर्ड जो है जो पार्टनर्स का लोन अकाउंट बोले हम, ये स्पेशल केस है कि बैलेंस शीट के लायबिलिटीज हम जो डिसोल्यूशन से जस्ट पहले का जो बैलेंस शीट है जो क्वेश्चन दिया रहेगा अगर उसके लायबिलिटी साइड में अगर पार्टनर का लोन है तो ये बनेगा, लोन नहीं है तो नहीं बनेगा। और इसके अलावा बचा रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश और बैंक, ये तो आपको हर केस में बनता है। तो बेसिकली लेजर अकाउंट के अंदर जो डिसोल्यूशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होता है फुल फ्लेज क्वेश्चन उसमें यही सारा अकाउंट बनता है। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि ये सारा अकाउंट बनाया कैसे जाता है। देखिए आपको एक चीज बता दें कि जर्नल एंट्री तो आपको हम बता चुके हैं और ऑब्वियस बात है कि कोई भी जो लेजर अकाउंट बनता है वो कहीं कहीं जर्नल एंट्री के बेस पे बनता है। क्योंकि आपको जर्नल एंट्री पता है तो उस जर्नल एंट्री के हिसाब से आप लेजर अकाउंट में पोस्टिंग कर सकते हैं और अकाउंट इजीली बना सकते हैं। तो जो कुछ भी अभी तक हमने वीडियो बनाया, आपने जो वीडियो देखा उसमें सारा जर्नल एंट्री ही था, वो भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड जो कुछ भी जर्नल एंट्री अभी तक आपने देखा था वो सारा का सारा जर्नल एंट्री के बेस पे ये सारा अकाउंट बनता है। अब इस चीज को हम क्लियर करने के लिए कि आखिर उस एंट्री का यूज करके कैसे रियलाइजेशन अकाउंट या पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स का लोन अकाउंट या कैश या बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा उसके लिए हम लोग डिस्कस किए कि ये सारा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अब इस अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा इसके लिए हम एक क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपका टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 22 है। तो
अभी हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में आपका ये सारा का सारा अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो आपको इस क्वेश्चन के हेल्प से इस सारे अकाउंट को प्रिपेयर करना आप सीख जाएंगे। तो टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, बेल एंड येल आर इक्वल पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। दो पार्टनर है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ 1:1। They decide to dissolve their partnership on 31st March 2019, at which date their balance sheet stood as 31st March 2019 को पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है और उस डेट का बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और फिर उसके नीचे आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एसेट्स रियलाइज्ड वेयर, एसेट कितने में बिका, दैट मींस स्टॉक, डेटर, मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह कितने में सेल हुआ उसका अमाउंट दिया हुआ है। फिर बी पॉइंट में कह रहा है कि येल टुक फर्नीचर एट 9000, दैट मींस फर्नीचर को टेक ओवर कर रहा है येल। बेल एग्रीड टू एक्सेप्ट 2500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंस दिया हुआ है 2500 और बोला है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, लोन बाय बेल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। देखिए चारों का चारों अकाउंट बनाना है, जो अकाउंट अभी हम डिस्कस किए थे। दैट मींस इस क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी बनाना है और बैंक अकाउंट भी बनाना है। तो सबसे पहले जो भी अकाउंट बनाना है उसका फॉर्मेट खींचना पड़ेगा आपको। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, उसका फॉर्मेट ये हो जाएगा आपका। फिर आपका बनेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, फिर बेल ने लोन दिया था, बेल्स लोन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ये 4 अकाउंट बनाना है और इकट्ठा एक साथ आपको हम ये चारों अकाउंट बनाना सिखाते हैं, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये तो चारों अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले जिस तरीके से इस डिसोल्यूशन चैप्टर के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो कंसेप्ट हम डिस्कस किया था उन सारे कंसेप्ट का रिवीजन भी हो जाएगा, उसका यूज भी हो जाएगा और अकाउंट बनाना भी सीख जाएंगे। हम आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में सबसे पहले बताए थे कि आप इसका अकाउंटिंग करेंगे, उसका सबसे पहले स्टेप 1 होगा कि आप सबसे पहले एसेट को क्लोज करेंगे, यानी कि जो बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उस बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो कुछ भी एसेट होगा उस एसेट में से कैश, बैंक और फिक्सटिशियस एसेट को छोड़कर बाकी जितना भी एसेट होगा उन सारे एसेट्स को बुक वैल्यू पे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे और उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। आप इस क्वेश्चन देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको छोड़ने के लिए सिर्फ बैंक है ना, कैश, बैंक और फिक्सटिशियस एसेट मतलब बताया था आपको कि पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या अक्यूमुलेटेड लॉसेस, इस टाइप का चीज जो होगा उसको भी छोड़ना होता है। बट यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक एक ऐसा आइटम है जिसको कि आपको क्लोज नहीं करना होगा, बाकी जितना भी आप एसेट देख रहे हो उन सारे एसेट्स को क्लोज करना होगा। दैट मींस बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर एंड स्टॉक, इन सारे को क्लोज करना होगा किस वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। तो इसको क्लोज करने का एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, इन सारे एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे किस वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। दैट मींस जिस वैल्यू पे इस बैलेंस शीट में ये दिख रहा है एसेट उसी वैल्यू पे। तो सिंपली रियलाइजेशन टू एसेट एंट्री होगी तो रियलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा टू एसेट, टू एसेट दैट मींस टू बिल्डिंग, टू मशीनरी, टू फर्नीचर, है ना, टू डेटर, टू स्टॉक, टू बिल्डिंग, टू
मशीनरी बिल्डिंग है आपका 45,000 का, मशीनरी है आपका 15,000 का, फर्नीचर है 12,000, टू फर्नीचर 12,000, टू डेटर 8,000, टू डेटर 8,000, टू स्टॉक 24,000, टू स्टॉक 24,000। ये सारे एसेट्स को हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद जो बैंक का बैलेंस आप देख रहे हैं 11,000, ये सीधे यहाँ से उठ के यहाँ का आ जाएगा बैंक अकाउंट। टू बैलेंस BD 11,000। ये आपका एसेट साइड खाली हो गया। अब लायबिलिटी साइड का अगर हम बात करें तो लायबिलिटी साइड में आपको दोनों पार्टनर का कैपिटल दिख रहा है, डेल का 50,000 और येल का है 40,000। यहाँ पे सबसे पहले बाय बैलेंस BD 50 एंड 40, 50,000 एंड 40,000, ये पार्टनर का कैपिटल हो गया। इसके बाद आपका जनरल रिजर्व दिख रहा है 8,000 का, तो जनरल रिजर्व यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जनरल रिजर्व। और चूंकि रेशियो जो है वो इक्वल रेशियो है और जनरल रिजर्व है आपका 8,000 का, दैट मींस ये आपका हो जाएगा 4,000 एंड 4,000। फिर जाके लोन बाय डेल 3,000, डेल ने लोन दिया है फर्म को कितने का 3,000 का, तो यहाँ पे ये लोन का अमाउंट यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस BD 3,000। उसके बाद आपको क्रेडिटर देखा है 14,000। देखिए हम आपको स्टेप 1 में बताए थे एसेट को क्लोज करने का और उसकी एंट्री बताए थे, जिस एंट्री के हिसाब से आपके रियलाइजेशन का ये सारा एसेट यहाँ पे दिख रहा है। फिर स्टेप 2 बताए थे लायबिलिटीज को क्लोज करने का। लायबिलिटीज में बताए थे कि आउटसाइडर लायबिलिटीज को क्लोज करने का, यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल से रिलेटेड जो भी आइटम होगा और पार्टनर्स लोन, इसको छोड़कर बाकी जो आउटसाइडर लायबिलिटी होगा, पार्टनर्स कैपिटल और लोन, यानी कि लायबिलिटी साइड में आप देख सकते हैं कि लायबिलिटी साइड में बेल और येल का कैपिटल भी दिख रहा था, बेल का लोन भी दिख रहा था, इसके अलावा जनरल रिजर्व भी दिख रहा था, इसके अलावा क्रेडिटर भी है। आप देख सकते हैं कि क्रेडिटर को छोड़ के बाकी सारा चीज अपने अपने जगह पे जा चुका है। आप पार्टनर का कैपिटल यहाँ जा चुका है, जनरल रिजर्व बढ़ के जा चुका है, यहाँ पे बेल का लोन जा चुका है ना। इन सारे इंफॉर्मेशन का सारा जो है सेटलमेंट हो चुका है। सिर्फ एक चीज बचा हुआ है क्रेडिटर, और वो क्रेडिटर इसलिए बचा हुआ है क्योंकि वो आउटसाइडर लायबिलिटी है और उसको क्लोज करने का एंट्री हो जाएगा क्रेडिटर अकाउंट, दैट मींस लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, वो भी किस वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे, यानी कि वो क्रेडिटर यहाँ पे आएगा बाय क्रेडिटर और वो आपका क्रेडिटर का अमाउंट है 14,000। आप देख सकते हैं कि एसेट को क्लोज कर दिए, लायबिलिटीज को क्लोज कर दिए, दोनों एसेट लायबिलिटीज क्लोज हो गया। अब क्वेश्चन में नीचे में आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एसेट को बेचने का। स्टेप 3 था कि एसेट को रियलाइज किया जाएगा और स्टेप 4 है कि लायबिलिटीज को पे किया जाएगा। तो स्टेप 3 जो है एसेट को रियलाइज किया जाएगा। एसेट को रियलाइज करने का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा एसेट कितने में बिक रहा है। अब देखिए स्टॉक बोल है 22,000 बिका है, डेटर 7,500 में, मशीनरी 16,000 एंड बिल्डिंग है 35,000। और आपको बताया कि एसेट को बेचने का एंट्री हो जाता है कैश से बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे सारा का सारा एसेट जो है वो बिक रहा है, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट हुआ, तो रियलाइजेशन हो जाएगा बाय बैंक अकाउंट। अब सारा का सारा एसेट बिक रहा है, सारे अमाउंट को ऐड करना होगा, तो ये टोटल का टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका 35,000 आपका बिल्डिंग का है और 16,000 और इधर आपका 22 और 7,500 ये आपका होता है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एसेट का रियलाइजेबल वैल्यू है इसको आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं ब्रैकेट में और उसको दिखा भी सकते हैं। तो आपका स्टॉक है 22,000 का, स्टॉक 22,000 प्लस आपका डेटर है 7,500 प्लस
आपका यहाँ पे मसली दिया हुआ रियलाइजेबल वैल्यू 16,000 और इसके बाद बिल्डिंग है आपका 35,000 का। आप यहाँ पर दिखा भी सकते हैं और यहाँ पर अगर आप नहीं दिखाएंगे तो आपको वर्किंग नोट में इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बट यहाँ पे समझने के लिए आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि आखिर ये बैंक का अमाउंट आया कहाँ से। क्योंकि बैंक का अमाउंट यहाँ पर आपके बैलेंस शीट के नीचे ए नंबर पॉइंट में एसेट का रियलाइजेबल क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वहां से कैलकुलेशन करके आपका ये अमाउंट आया है। तो अब ऐसे सिचुएशन में जो है 80,500 इसका अमाउंट होता है एसेट का रियलाइजेबल वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए कि बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट हुआ, तो रियलाइजेशन में बाय बैंक हो गया, तो बाय बैंक हुआ तो ऐसे सिचुएशन में ये अमाउंट उठ के यहाँ आ जाएगा बैंक में टू रियलाइजेशन अकाउंट 80,500। अब ये 80,500 जो है वो रियलाइजेशन का अमाउंट हो गया और इसका एंट्री हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट आपके बी पॉइंट बोल रहा है ये टुक फर्नीचर एट 9,000, दैट मींस ये जो है वो फर्नीचर को टेक ओवर किया है। अब फर्नीचर को टेक ओवर किया, उसकी एंट्री पे हम जाएंगे, बट आप एक चीज समझ लीजिए कि एसेट को क्लोज किए हैं, लायबिलिटीज को क्लोज किए हैं, एसेट को बेच दिए हैं, ठीक है, और बाकी चीजों को यहाँ पर दिखा दिए। इसके बाद लायबिलिटीज का पहले पेमेंट करेंगे। लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए आपके पास सिर्फ एक लायबिलिटीज है क्रेडिटर, इसको पेमेंट करना है। लेकिन आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इस क्रेडिटर का कितने में पेमेंट किया जाएगा, इसका अमाउंट नहीं दिया हुआ है कि क्रेडिटर 14,000 का है, लेकिन कितने में पेमेंट करना है इसका अमाउंट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको रूल बताया गया था कि अगर किसी आउटसाइडर लायबिलिटीज को बुक वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन उसका कितने में सेटलमेंट होगा, कितने में पेमेंट होगा, अगर इसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ऐसे सिचुएशन में उस लायबिलिटीज को बुक वैल्यू पे ही पेमेंट करते हैं। तो क्रेडिटर का पेमेंट 14,000 पे ही हो जाएगा और उसका एंट्री हो जाएगा रियलाइज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे हो जाएगा टू बैंक अकाउंट और वो हो जाएगा आपका 14,000। तो देखिए रियलाइजेशन टू बैंक हुआ तो बैंक में हो जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 14,000। फिर जाके इसमें अब बोला है येल टुक फर्नीचर एट 9,000। येल ने क्या किया, ये जो पार्टनर है इसने क्या किया, फर्नीचर टेक ओवर कर लिया 9,000 के। अगर किसी पार्टनर ने एसेट को टेक ओवर किया, इसकी एंट्री बताए थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी येल्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, यहां हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। येल ने फर्नीचर टेक ओवर किया था 9,000 का, तो येल कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन हो जाएगा बाय येल्स कैपिटल 9,000। फिर जाके सी पॉइंट बोला है बेल एग्रीड टू एक्सेप्ट 2,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट। देखिए बेल का जो लोन है वो है 3,000 का। अब 3,000 का लोन है और उसके बदले में बेल बोलना है कि हमको मात्र 2,500 रुपए दे दो, बात खत्म करो। हम इसमें 3 केस आपको बताए थे कि पार्टनर का जो लोन है उसका सेटलमेंट का 3 तरीका बताए थे, 3 पार्ट में बताए थे उसको कि एक या तो फुल अमाउंट होगा, यानी कि सपोज 3 था तो 3 का 3 हो रहा है पेमेंट, दूसरा कि जितना का लोन उससे कम पेमेंट हो रहा है, और तीसरा कि जितने का लोन है उससे ज्यादा पेमेंट हो रहा है। ऐसा सिचुएशन बताए थे। इसमें कम वाला केस आपको दिया हुआ क्वेश्चन में। यहाँ पर इसकी एंट्री क्या होगी, 3,000 रुपए का लोन है बेल का और उसके पेमेंट में कितना मिल रहा है उसको 2,500 रुपए मिल रहा है और फुल सेटलमेंट हो रहा है, 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, बेल ने छोड़ दिया। इसकी एंट्री हो जाएगी बेल्स लोन अकाउंट डेबिट 3,000 टू बैंक अकाउंट 2,500 एंड टू रियलाइजेशन अकाउंट 500। ये इसकी एंट्री होगी और इसकी पोस्टिंग हो जाएगी इसके यहाँ पे टू बैंक अकाउंट 2,500 एंड टू रियलाइजेशन अकाउंट 500 और ये सेटलमेंट हो जाएगा 3,000 एंड 3,000 में ये हो जाएगा क्लोज। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएगा बाय बेल्स लोन अकाउंट 2,500 एंड बैंक अकाउंट में बाय बेल्स लोन अकाउंट 500। तो ऐसे सिचुएशन में
अब इसके बाद इस क्वेश्चन में एक चीज बचा हुआ है, वो है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेयर 2500। डिसोल्यूशन एक्सपेंस के बारे में आपको कल ही बताए थे लास्ट वीडियो में कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो है या रियलाइजेशन एक्सपेंस का बात करें, सबसे पहला केस कि अगर क्वेश्चन में अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस या डिसोल्यूशन एक्सपेंस दिया हुआ है और उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है किसको किसने बेयर किया और किसने पे किया, तो उसमें बताए थे कि मानेंगे कि फॉर्म ने बेयर किया और फॉर्म ने पे किया और उसकी एंट्री बताई थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, सबसे पहला एंट्री। वही चीज यहाँ पर देखिए डिसोल्यूशन एक्सपेंस दिया हुआ 2500 रुपया और कुछ नहीं बोल रहा है, सिंपली एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन टू बैंक, यहाँ पे हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 2500। अब मेरे हिसाब से इसमें सारा का सारा पोस्टिंग हो गया, यहाँ पे ये आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2500। अब मेरे हिसाब से सारा का सारा इसमें पोस्टिंग हो चुका है, अब इसमें कुछ भी ट्रांसफर होने लायक चीज नहीं है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में देखेंगे किधर ज्यादा हो रहा है और किधर कम हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम देखें तो रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड आपका होता है 80,000 500 प्लस 14,000। तो इसका टोटल हम लोग करते हैं तो इसका टोटल आता है 1,20,500। 1,20,500। यहाँ पे जो बिल्स का लोड है उसका जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हुआ है इस एंट्री के हिसाब से, उस एंट्री में 500 गया है, ये गलती से यहाँ पे 2500 हो गया है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसके बैलेंसिंग का, इसको यहाँ पे आ रहा है आपका, चूंकि डेबिट साइड ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसमें आपका दो पार्टनर था बेल और येल, और इस दोनों का रेशियो जो है वो आपके क्वेश्चन के हिसाब से इक्वल रेशियो है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका जो बैलेंस निकलता है 1,20,500 और माइनस इन सारे को करते हैं तो आपका आता है 16,500, और ये 16,500 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 8250 होता है रियलाइजेशन लॉस। और ये रियलाइजेशन लॉस आपका ट्रांसफर होकर पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, और यहाँ पर बिल में हो जाएगा कितना 8250 और 8250 ईयर में। फिर जाके अब इसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया जाएगा। तो यहाँ पर बिल का क्रेडिट साइड होता है 54,000, इधर हो गया 44,000, 44,000 और इसका बैलेंस अगर हम लोग निकालते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बेल और येल दोनों का क्रेडिट साइड ज्यादा हो रहा है और डेबिट साइड कम हो रहा है। दैट मींस बेल और येल दोनों पार्टनर का सरप्लस आ रहा है, दैट मींस दोनों पार्टनर का एक्सेस कैपिटल हो रहा है, यानी कि दोनों पार्टनर विथड्रू करेगा। तो बेल का विथड्रॉल कितना होगा, बेल कितना विथड्रू करेगा 54,000 माइनस 8250, दैट मींस 45,750, और येल का अगर हम बात करें तो 44,000 माइनस 9,000 माइनस 8250, ये आता है आपका 26,750 और यहाँ पे हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, यानी कि दोनों इतना विथड्रॉ करेगा। अब इसकी पोस्टिंग हो जाएगी बैंक अकाउंट में। तो एंट्री हुआ बेल्स कैपिटल येल्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक में हो जाएगा बाय बेल्स कैपिटल बाय येल्स कैपिटल। अब अगर इसका हम पोस्टिंग करें तो बेल में हो जाएगा 45,750 और इसका हो जाएगा 26,750 और इसका टोटल हो जाएगा आपका 91,000।
91,500 और इधर आपका हो जाएगा 91,500। ये था आपका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड, जिसमें कि रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का लोन अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट। आपको हम बताएं स्टेप वाइज आखिर इसका कैलकुलेशन, इसका प्रेजेंटेशन, इसका अकाउंटिंग, इसका जनरल एंट्री और इसका लेजर अकाउंट, इन तमाम चीजों को कैसे किया जाता है। आई होप कि इसको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आखिर एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है, जिसमें कि इन चीजों को बनाना है, उसको कैसे किया जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर का अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में एक कंसेप्ट बचता है, वो है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। वो मेमोरेंडम बैलेंस शीट का कंसेप्ट बचता है। उस कंसेप्ट को अगर हम बात करें तो उस कंसेप्ट में क्या पढ़ना होता है ये आपको हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको हम बताए थे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का जो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग स्टेप 1 से अगर हम बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है एसेट को क्लोज करने से लेकर, यानी कि जो एसेट को क्लोज किया जाता है तो सबसे पहली जो एंट्री होती है वो एंट्री होती है एसेट को क्लोज करने का, और एसेट को क्लोज करने का एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, वो भी किस वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। तो अगर एसेट को क्लोज किया जाता है बुक वैल्यू पे तो यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी क्या होगा कि अगर कुछ क्वेश्चंस आपको आगे जाके ऐसा मिलेगा जिसमें कि एसेट का बुक वैल्यू नहीं दिया रहेगा, एसेट का रियलाइजेबल वैल्यू जरूर क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन एसेट कितने का था, दैट मींस एसेट का बुक वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब तक आपको एसेट का बुक वैल्यू नहीं पता होगा तब तक आप उस एसेट को क्लोज नहीं कर सकते, और जब तक आप क्लोज नहीं करेंगे तब तक आप रियलाइज नहीं कर सकते। तो फिर डिसोल्यूशन का काम कैसे होगा, इसलिए याद रखना है कि जब भी किसी क्वेश्चन में, डिसोल्यूशन के किसी भी क्वेश्चन में अगर एसेट का बुक वैल्यू अगर मिसिंग है, अगर एसेट का बुक वैल्यू क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में आप 100% श्योर हो जाइए कि वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मेमोरेंडम बैलेंस शीट का है। दैट मींस आपको उस क्वेश्चन में मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना है, और मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना करके एसेट का बुक वैल्यू कैलकुलेट करना है। याद रखिएगा कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्यों बनाया जाता है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाया जाता है एसेट का बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो एसेट का बुक वैल्यू मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाकर कैलकुलेट किया जाएगा, और फिर उसके बाद एसटी जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही बनेगा। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि आखिर मेमोरेंडम बैलेंस शीट कैसे बनेगा वो चीज। देखिए, आपको पता है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट होता है। आपको एक चीज बता दें कि क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स के कैपिटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, लायबिलिटीज का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, और उसके बेस पे आपको पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेना है, और फिर उसको बना करके आपको एसेट का बुक वैल्यू निकाल लेना है, और फिर उसके बाद आप रियलाइजेशन कर बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल कर बनाइए, पार्टनर्स लोन बनाइए, कैश बैंक बनाइए, जो बनाना है बनाइए। लेकिन आपको सबसे पहले एसेट का बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट सबसे पहले बनाना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 1 कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट कब बनाया जाता है, जब डिसोल्यूशन का क्वेश्चन हो, डिसोल्यूशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना हो, और एसेट का बुक वैल्यू क्वेश्चन में मिसिंग हो, एसेट का बुक वैल्यू क्वेश्चन में मिसिंग हो। तो अगर एसेट का बुक वैल्यू क्वेश्चन में अगर मिसिंग है तो आपको परेशानी क्या होगी, परेशानी ये होगी कि आपका काम वहीं से स्टार्ट ही होता है कि एसेट को सबसे पहले क्लोज किया जाता है, रियलाइजेशन टू एसेट, और एंट्री किससे होती है, बुक वैल्यू से, और बुक वैल्यू है ही नहीं, इसलिए सबसे पहले आपको एसेट का बुक वैल्यू जब मिसिंग होगा तो बुक वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, और वही बुक वैल्यू, एसेट का बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो सिस्टम है ना, उसी सिस्टम का नाम है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो वो कैसे होगा वो भी आपको दिखाएंगे, और फिर एसेट का बुक वैल्यू निकल गया, उस पर एसटी जैसे अभी आपको क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन दिखाए थे वैसे ही पूरा क्वेश्चन आइए, फिर कहीं से कोई परेशानी नहीं है। तो ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने के लिए, इसको सीखने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 42 है टीएस अग्रवाल की बुक से, और उसमें आगे कैसे मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनता है उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। देखिए, उसमें हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 42।
देखिए इस क्वेश्चन बोला है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज टू 7:4। ठीक है, ए और बी दो पार्टनर है और प्रॉफिट से रेशियो दिया हुआ 7:4। दे डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 30 मई 2019। 30 मई 2019 को पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है। एज ऑन दैट डेट देयर कैपिटल वेयर 7,000 एंड 4,000। ए का कैपिटल है 7,000 रुपये और बी का है 4,000 रुपये। देयर वेयर ऑल्सो ड्यू ऑन लोन अकाउंट टू ए 4,500 एंड टू बी 750। ए का लोन है आपको 4,500 रुपये का और बी का लोन है 750 रुपये का, ये आपको दिया हुआ है। द अदर लायबिलिटीज अमाउंटेड टू 5,000। अदर लायबिलिटीज का अमाउंट है 5,000 रुपये। द एसेट्स प्रूव टू have been undervalued in the last balance sheet and actually realized 24,000. Prepare necessary account showing the final statement between partners. फाइनल सेटलमेंट बिटवीन पार्टनर्स। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको फाइनल सेटलमेंट का बात कर रहा है कि आपको क्वेश्चन में क्या करने के लिए बोल रहा है, आपको बोला नेसेसरी अकाउंट बनाओ। नेसेसरी अकाउंट बनाओ मींस इनडायरेक्टली आपको क्या बोला बनाने के लिए, आपको बोला रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ ही। इसके साथ साथ आपको फाइनल सेटलमेंट भी दिखाना है पार्टनर का। पार्टनर का अगर फाइनल सेटलमेंट दिखाना है मींस व्हाट, फाइनल सेटलमेंट मींस कि पार्टनर कितना पैसा लाएगा या कितना पैसा ले जाएगा, ये आपको किससे पता चलेगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से। दैट मींस आपको दो अकाउंट तो इस क्वेश्चन में बनाना मस्ट है, एक रियलाइजेशन और दूसरा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि ठीक है तो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों बनाना सीखे हैं, यहाँ पे बना देंगे, नहीं बनेगा आपसे। रीजन ये है ना कि इस क्वेश्चन में आप जैसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का कोशिश करेंगे तो सबसे पहला एंट्री मारेंगे रियलाइजेशन टू एसेट, जैसे कि हम लोग किए थे रियलाइजेशन डिविजन। जैसे टू एसेट कीजिएगा वो एसेट का एंट्री नहीं हो पाएगा आपसे। एंट्री क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका अमाउंट नहीं दिया हुआ। आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको एसेट का एक्चुअली रियलाइज दिया हुआ 24,000 की एसेट बेचा जा रहा है 24,000 रुपए में, लेकिन आखिर एसेट था कितने का, एसेट का बुक वैल्यू कितना था, ये क्वेश्चन मिसिंग है। और एंट्री जो होगा वो तो होगा बुक वैल्यू से, इसलिए सबसे पहले यहाँ पर एसेट का बुक वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा, उसके लिए बनाया जाएगा मेमोरेंडम बैलेंस शीट। अब वो बना करके आपको एसेट का बुक वैल्यू निकाल के हम दिखाते हैं और फिर बनेगा रियलाइजेशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, आपको जाके कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 का अगर हम बात करें तो सबसे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाते हैं। देखिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट का एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपको बता दें कि आपको निकालना क्या है, ये आपको निकालना है एसेट का बुक वैल्यू। आपको एसेट का बुक वैल्यू निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट होता है। तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट होता है। जब भी आपको एसेट का बुक वैल्यू निकालना होगा, जब भी आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना होगा, उस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको लायबिलिटी साइड का सारा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। जैसे कि अगर देखिए तो यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है और आपका इस क्वेश्चन में दो पार्टनर्स है ए और बी, और ए का कैपिटल दिया हुआ है आपका 7,000 एंड बी का कैपिटल दिया हुआ है 4,000। ए का और बी का दिया हुआ है 7,000 एंड 4,000, दैट मींस ये आपका 11,000 हो गया ए और बी का कैपिटल। फिर इस क्वेश्चन में लोन भी दिया हुआ है कि ए ने फॉर्म को लोन दे रखा है 4,500 रुपए का और बी ने लोन दे रखा है 750 रुपए का। एज लोन, बीज लोन। ए का लोन था आपका 4,500 एंड ये है आपका 750। इसके अलावा अदर लायबिलिटीज दिया हुआ है आपको 5,000 का, अदर लायबिलिटीज है और वो है आपका 5,000 का। अब यहां पर अगर हम देखें तो ऐसे सिचुएशन में आपके लायबिलिटी साइड का कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बट ऐसे सिचुएशन में एसेट साइड का कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मिसिंग है, दैट मींस एसेट साइड का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि कैपिटल प्लस लायबिलिटीज करते हैं। देखिए ये है कैपिटल 11,000 प्लस ये लायबिलिटीज, तो अगर हम 11,000 इन सारे लायबिलिटीज को ऐड करते हैं तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी हो जाएगा इक्वल टू एसेट, तो वही एसेट का बुक वैल्यू हो जाएगा। दैट मींस इधर पे बैलेंस निकलेगा वही आपका एसेट का बुक वैल्यू होगा और आपका आंसर आ जाएगा। बस यही निकालने के लिए बनाया जाता है। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज मिला करके ये आपका होता है 21,250, 21,250, 21,250। ये आपका
21,250 आपका निकल गया, और यहाँ पे 21,250 आपका ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे सन्ड्री एसेट बैलेंसिंग फिगर। ये ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि सन्ड्री सिर्फ एसेट क्यों नहीं लिखे? सन्ड्री एसेट इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर क्लासिफाइड नहीं है कि 21,250 जो बिल्डिंग का फिगर है या मशीनरी का या लैंड का या डेटर का, ऐसा क्लियर नहीं है ना। दैट मींस सारा एसेट मिला करके इतना, दैट मींस ये किसी पर्टिकुलर एसेट का अमाउंट नहीं है, सारे एसेट का अमाउंट है। इसलिए सिंगल एसेट ना लिख के इसको क्या लिखा गया है? सन्ड्री एसेट लिखा गया, क्योंकि सारे एसेट का अमाउंट इंक्लूडेड है इसमें, इसलिए इसको सन्ड्री एसेट लिखना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो सन्ड्री एसेट लिख दिए, और सन्ड्री एसेट का बुक वैल्यू पता चल गया आपको 21,250। यही तो आपको निकालना ही था, और यही निकालने के लिए ही आपको बताया कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाया जाता है। चलिए आपको पता चल गया। इसके बाद नॉर्मली क्वेश्चन बनाना है आपको, रियलाइजेशन अकाउंट बना देना है, रियलाइजेशन अकाउंट बन जाएगा, और रियलाइजेशन अकाउंट बनने के बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो देखिए यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, इस क्वेश्चन में अब अगर रियलाइजेशन अकाउंट का अगर हम बात करें तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले एसेट आपका आ गया 21,250, इसको क्लोज करेंगे तो रियलाइजेशन टू एसेट हो जाएगा, टू सन्ड्री एसेट, ये हो जाएगा 21,250। तो चलिए एसेट आपका क्लोज हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है? लायबिलिटीज को क्लोज करना है। तो लायबिलिटी आपका कितने का है? 5,000 की लायबिलिटी है, और 5,000 की लायबिलिटी को आप क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि लायबिलिटी को अगर क्लोज करेंगे तो लायबिलिटी को पे भी करना होगा। तो सबसे पहले लायबिलिटी को क्लोज कीजिए, तो लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू रियलाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका अदर लायबिलिटीज, ये आपका आ गया कितना? 5,000। फिर इसको पे करेंगे तो टू बैंक अकाउंट 5,000। फिर क्वेश्चन में आपको दिया था एसेट रियलाइज हो रहा है, एसेट रियलाइज हो रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ कितने का? 24,000 का, बैंक टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय बैंक अकाउंट 24,000। अब यहाँ पे देखिए कि 24,000 जो है और प्लस 5,000, यानी किधर हो गया? क्रेडिट साइड आपका हो गया 29,000, और माइनस आपका ये आपका आ जाता है 26,250, और आपका आता है 2,750 टू रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये आपका दो पार्टनर है ए एंड बी, और ए एंड बी के बीच रेशियो है आपका 7:1 का, और 7:1 में 2,750 का अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो आपका आता है 1,750 एंड 1,000। ये आपका आ गया रियलाइजेशन प्रॉफिट। और अब यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और यहाँ से सेटलमेंट का अमाउंट निकल जाएगा बाय बैलेंस बीडी। आप देख सकते हैं कि 7,000 एंड 4,000 इसका कैपिटल था, 7,000 एंड 4,000, और रियलाइजेशन में प्रॉफिट आया है, तो बाय रियलाइजेशन आपका हो जाएगा 1,750 एंड 1,000। इसके बाद कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि अब इसमें ट्रांसफर होगा। दैट मीन्स फाइनल सेटलमेंट का अगर हम बात करें तो फाइनल सेटलमेंट यही होगा कि यहाँ पे आपका आ जाएगा 8,750 एंड 5,000, 8,750 एंड 5,000 एंड 2, यानी कि ए का सरप्लस और बी का भी सरप्लस आया। ए को पेमेंट मिलेगा 8,750 का, और बी को पेमेंट मिलेगा 5,000 का, टू बैंक अकाउंट 8,750 एंड 5,000। ये आपका पेमेंट हो जाएगा, इतना सेटलमेंट का अमाउंट है, ए और बी को इतना पेमेंट मिलेगी, टैक्स इट।
ये था आपका मेमोरेंडम बायोलॉजी का कंसेप्ट और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने किया है। मेरे हिसाब से अब डिसोल्यूशन में जो डिसोल्यूशन का जो बेसिक कंसेप्ट है, जो आपके 12th के लेवल पे जो आपको डिसोल्यूशन पढ़ना था, जो आपके सिलेबस का पार्ट था, उसमें से मैक्सिमम चीजों को, ऑलमोस्ट चीजों को हमने कवर अप किया है। आप इन सारे वीडियो को देखने के बाद इसमें जो कुछ भी परेशानी होगी वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप किसी तरीके से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।